कल्टीवेटर के एक दूसरी दुनिया में आने वाली मानवा को स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जैसा जानवर कहीं से उड़कर जा रहा होता है और जब वो जा रहा होता है तभी आसमान में से कुछ बिजलियां कड़कती है और ऊपर से एक बीम नीचे की तरफ गिरती है और हम देखते हैं कि जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर धमाका होता है और हमें वहाँ पर दो आंखें दिखती है और वो एक आदमी होता है जिसने कि कपड़े नहीं पहन रखे होते और इसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये एक दूसरी दुनिया का कल्टीवेटर है। आगे वो उस दुनिया में आकर इधर उधर देखता है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ और आखिर वो सारी आत्माएं और आत्माओं को कंट्रोल करने वाले इंसान और वो मरे हुए लोग वो सब कहाँ गए। और वो याद करने लगता है कि पहले कुछ कल्टीवेटर्स वगैरह मिलकर उस पर कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे थे और वो अचानक से गायब होकर कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। और आगे वो अपने हाथ वगैरह देखते हुए कहता है कि आखिर उन ब्लड आर्ट करने वाले बास्टार्ड लोगों ने आखिर क्या किया कि मैं यहाँ पर पहुँच गया और मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरी तलवार और छोटी तलवार भी। और वो कहता है चलो पहले मुझे यहाँ आसपास में कोई गांव हो तो वहाँ से कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। और वहाँ से जो एक जंप मारता है और वो उड़ने लगता है हवा में और वो कहता है कि पहली बार है जब मैं ये हवा में उड़कर चलने वाली टेक्निक नंगा होकर कर रहा हूँ। और वो हवा में ही कदम रखकर और ज़्यादा ऊपर जाने लगता है और वो जंगल में इधर से उधर जाने लगता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को वो एक पेड़ पर बैठा होता है और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वहाँ पर एक डाली पर उल्टा लटक जाता है। वो कहता है कि मैं पिछले 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आसपास में कोई गांव तक नहीं है और चलो शुरू के लिए मुझे अभी किसी जंगली जानवर का शिकार करके खा लेना चाहिए और प्लस मैं उसकी चमड़ी से अपने शरीर का निचला हिस्सा भी कवर कर सकता हूँ। मेरी वो चीज़ हर जगह पर हिलती डुलती जा रही है। और आगे वो वहाँ से नीचे उतरता है और नीचे एक मॉन्स्टर होता है और वो एक तरह का ऑर्क होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब समझ नहीं पाता, वो कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ वो दूसरी दुनिया का कल्टीवेटर है और तुम लोगों को तो कल्टीवेशन की मानवस पता ही होगी तो उसमें ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं होते ऑर्क वगैरह। वो कहता तो ये कोई मिथिकल क्रिएचर लग रहा है जिसके बारे में मैंने बस कहानियाँ ही सुनी है। और सामने वाला जानवर कहता क्या ये कोई खाना है। वो कहता मुझे भूख लग रही है। आगे वो मेन कैरेक्टर कहता कि जिस तरह से ये सिर्फ बेसिक भाषा बोल रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि इसकी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं हुई होगी। और आगे कहता चलो चलेगा और ये एक मिथिकल क्रीचर है तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। और सामने वाला और कहता है आखिर ये बंदा क्या वो खुश हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी उंगली से एक बीम शूट करता है जो कि उस ऑर्क के छाती के आर पार चली जाती है और मेन कैरेक्टर खुश हो रहा था कि वो मर गया होगा लेकिन उस ऑर्क के घाव अपने आप हील हो जाते। और मुझे पता नहीं ये ऑर्क है या फिर एक और कोई दूसरा मॉन्स्टर जो हमें बाद में पता चलेगा। आगे मेन कैरेक्टर देखता कि उसका घाव ठीक हो गया। वो कहता चलो तो ये है कि मिथिकल क्रिएचर की ताकत और इसकी रीजनरेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और वो अपने एक हाथ को ऐसे तलवार की तरह स्विंग करता है और उस राक्षस के 2 हिस्से हो जाते हैं लेकिन वो वापस जुड़ जाता है। वो कहता कि वो इस टेक्निक से भी जिंदा बच गया। ये एक टॉप मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि अनहोली आर्ट्स वाले स्कूल वाले हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और आगे कहता चलो ये कुछ ज़्यादा ही परेशानी वाला बात हो रही है और मुझे बस इसको राख बना देना चाहिए अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करके। और आगे कहता नहीं मैं इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से गायब होता है और ऑर्क के ऊपर से हमला कर उसकी गर्दन को काट देता है लेकिन वो ऑर्क अपने दोनों हाथों से उस गर्दन को वापस पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा कि अगर मैं इसके अंदर का स्पिरिट जेम ऐसे ही फालतू में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसकी कल्टीवेशन की दुनिया में कोई स्पिरिट जेम होगा ये उसके बारे में बात कर रहा है। और आगे वो उस ऑर्क के सिर को एक लात मारकर दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि ऑर्क वहीं पर गिरकर मर जाता है। मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है और कहता है कि इसका खून हरे कलर का है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक मिथिकल क्रीचर है। और आगे हम देखते हैं कि रात को वो आग के ऊपर उस ऑर्क का हाथ सेक रहा होता है और कहता है अरे यार उसके अंदर कोई स्पिरिट जेम नहीं था, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था। और आगे कहता है कि चलो मैंने सुना है कि एक मिथिकल क्रिएचर का मांस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आगे वो खाते हुए कहता है नहीं इसका स्वाद इतना भी कुछ खास नहीं है और इसकी गंध भी बहुत ज़्यादा बेकार आती है। और वो उसे पूरा खा जाता है और कहता है यहाँ पर कितनी ज़्यादा बेकार बात है कि यहाँ पर आसपास में कोई भी लोग नहीं है, लगता है कि मैं किसी तरह के बीच में पहाड़ में ही हूँ। और चलो आज रात के लिए यहीं पर आराम करते हैं और कल सुबह हम वापस कहीं और जाएंगे। और कहता है कि यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हवा बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और ठंडी हवा चल रही है और सारे तारे भी आराम से दिख रहे। और वो कहता है कि दोनों चांद कितने ज़्यादा ब्राइट है। और वो कहता है 1 मिनट क्या। और ऊपर देखते हो कहता है 1 मिनट यहाँ पर 2 चांद है। महल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि राजा बैठा बैठा खाना खा रहा होता है और उसके सामने एक आदमी होता है। वो आदमी कहता है कि यो मेजेस्टी। और वो राजा कहता है क्या हुआ लॉर्ड टॉइजर, आखिर आप क्या कहना चाहते हो। तो सामने खड़ा वो काले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि प्लीज़ राजा मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप कुछ अच्छा खाना खाइए, ऐसा खाना सामान्य लोग खाते नहीं, वो लोग भी इससे ज़्यादा अच्छा खाना खाते। तो वो राजा पानी पीते हुए कहता है कि लॉर्ड टॉजिर, हमारा एक समय का बहुत ही ज़्यादा महान एम्पायर जिसका नाम
कैराटूस है वो अपनी 80% ज़मीन खो चुका है और अब उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हम अपने लोगों से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में टैक्स ले रहे ताकि हम दूसरे लोगों से बदला ले सके वापस। लेकिन फिर भी क्या तुम्हारा ये कहना सही है कि मैं यहाँ पर बैठकर अच्छा खाना खाऊं? और आगे उसके सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन अच्छा खाना ले, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी जो खा रहे हो उससे थोड़ा ठीक खाओ। और राजा कहते हैं नहीं, मैं ये खाकर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ और इसके बारे में अब और ज़्यादा बात करना बंद करते। और सामने वाला वो आदमी कहता है योर मेजेस्टी। और राजा कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना कि तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। वो आदमी कहता है कि हाँ, और कॉरिंट हमारे यहाँ पर एक एम्बेसडर को भेज रहा है। तो राजा कहता है एम्बेसडर? वो आदमी कहता है कि हाँ, मेरा मानना है कि ये हमारे मिलिट्री की ताकत को इस्तेमाल करके बॉर्डर के आसपास के राक्षसों को मारने के बारे में है और उसी समय वो अपनी किसी तरह की मिलिट्री की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और राजा कहता है कि हाँ, और आखिर तुम इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हो, इससे हमारा भी फ़ायदा हो सकता है। वो कहता है ऐसा कैसे? आगे और राजा कहता है कि अगर हम मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो उससे हमारे मिलिट्री की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरे सभी देशों से भी हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और मिलिट्री की ताकत हमारे पहले के जो राजा यहाँ पर छुपा कर गए हैं, हमें वो ढूंढना होगा, भले उसके बदले में हमें आत्महत्या करनी पड़े। और सामने वाला आदमी कहता है योर मेजेस्टी, आपके शब्द कुछ ज़्यादा ही क्रूर है। वो आदमी कहता है क्या मेरे शब्द क्रूर है? और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं इस मामले के बारे में बदला लेना चाहता हूँ। और जब मुझे वहाँ पर उस महान जादूगर एनपिरोस का डंजन मिला तो मैं खुद वहाँ पर अंदर गया और मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई वो बिना किसी कंप्लेन के मैंने सुनी। आगे वो कहता लॉर्ड टोजिर, हमें अभी वही करना होगा जो हमें कहा जाएगा जब तक कि हमें कोई मौका ना मिल जाए। और तुम लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आगे चलते मैं सब कुछ समझा दूंगा, तो अभी के लिए ज़्यादा मत सोचो। और हम वापस हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो कि वहाँ पर जंगल के बीच में होता है और उसके सामने एक घर होता है। वो कहता है ये घर कुछ ज़्यादा ही अजीब दिखने वाला है। और घर के बाहर एक कुत्ता होता है जो कि उसे देखकर उसके पास में आ जाता है और अंदर से कोई लड़की वो भी उसको देखते हुए बाहर आती है। हम देखते कि मेन कैरेक्टर वहाँ पर कुत्ते को खिला रहा होता है और वो लड़की कहती है आखिर तुम कौन हो अंकल? और मेन कैरेक्टर वो देखते हुए कहता है कि ये इसकी सफ़ेद चमड़ी। और आगे वो लड़की वहाँ पर आती है और उसके पास में आते हुए कहती है ओह, क्या तुमने किसी राक्षस को देखा और आखिर तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो क्या बोलना चाहती है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत होने वाली है। मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया से आया तो उसको इस दुनिया की भाषा नहीं आती है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की की मम्मी आती है और कहती है कि टारिया, क्या यहाँ पर बाहर कोई है? और वो लड़की कहती है कि मम्मी। और आगे वो औरत कहती है कि टारिया जल्दी से यहाँ पर आओ। और आगे हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर कहता है एक्सक्यूज़ मी, और वो कहता है अरे नहीं, वो भी मेरी बात नहीं समझने वाले कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आगे वो औरत कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो? हमारे पास कुछ भी ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है और मेरे पति और मेरा बेटा अभी थोड़े समय में वापस आने ही वाले हैं। हीरो कहता है कि ये ज़रूर मेरी दुनिया के बॉर्डर के एरिया के आसपास रहने वाले लोग नहीं लग रहे और इस जगह के 2 चांद है, तो मैं पूरी तरह से किसी अलग ही जगह पर हूँ। और आगे वो लड़की कहती मम्मी, वो कोई बुरे अंकल नहीं लग रहे हैं। और आगे मेन कैरेक्टर कहता है सबसे पहले मुझे, और आगे उस औरत की तरफ इशारा करता है और पहले उसके कपड़ों की तरफ इशारा करता है और फिर खुद के कपड़ों की तरफ। तो वो औरत कुछ देखकर समझ नहीं पाती है। हीरो मन में सोचता है कि क्या वो लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। वो औरत कहती है उसने अपना असली कलर दिखाई गया, ये गंदा आदमी, टारिया जाओ जल्दी से अपने पिताजी को बुला कर लाओ। वो लड़की कहती मम्मी मुझे लगता है वो अंकल कुछ कपड़ों के लिए मांग रहे, और वो सभी लोग एक बार के लिए चुप हो जाते हैं। आगे हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े पहनता और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखने वाले कपड़े हैं और चलो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सामने वो औरत कहती है कि ये तुम पर काफ़ी ज़्यादा जच रहे। और आगे वो आदमी कहता है थैंक यू मैम, और वो औरत कुछ समझ नहीं पाती है। आगे वो आदमी वहाँ से दूर जाते हुए कहीं जा रहा होता है और वो लड़की और वो उसकी मम्मी देख रही होती है और मेन कैरेक्टर एक कुल्हाड़ी को उठाता है। वो औरत कहती है कि टारिया जल्दी जाओ और अपने पिताजी को बुला कर लाओ। और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर वहाँ पर लकड़ी काटता है और वो लड़की कहती है मम्मी आखिर अंकल वहाँ पर लकड़ी क्यों काट रहे? वो औरत कहती है हाँ, तो लगता है कि वो कपड़ों के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहता है। और आगे वो लड़की उस अंकल के पास में जाती है और वो कहती है अंकल। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और वो लड़की कहती है कि अंकल आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और मैंने कभी भी किसी इंसान को एक ही हाथ से लकड़ी काटते हुए नहीं देखा। और मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता आखिर वो क्या बोल रही थी। वो उसकी तरफ कुल्हाड़ी ले जाता है, कहता है बच्ची आखिर ये क्या है? और वो बच्ची भी कुछ समझ नहीं पाती। आगे वो उसको इशारा करके बताता कि आखिर ये क्या है? तो वो लड़की कहती है ये कुल्हाड़ी है। वो कहता कुल्हाड़ी? वो लड़की कहती कि हाँ ये कुल्हाड़ी है। और आगे वो लकड़ी दिखाते हुए कहता तो ये? आगे वो लड़की कहती कि ये आग जलाने के लिए लकड़ी है। तो हीरो वापस वही चीज़ रिपीट करता है। आगे वो लड़की खुश होते हुए कहती कि हाँ हाँ मुझसे वापस पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। और आगे मेन कैरेक्टर सोचता है चलो इसे धीरे धीरे सोचते हैं और अभी के लिए मुझे यहाँ पर इनकी भाषा सीखनी होगी। सबसे पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर
उसको कोई आदमी एक नक्शा देता और कहता कि यही वो नक्शा है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, और मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू, और आगे उस नक्शे को देख रहा होता है। वो आदमी कहता है क्या अभी भी ये तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। आगे सामने वाला आदमी कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे कल ही की बात है कि तुम यहाँ पर सिर्फ हाथों से एक दूसरे चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। और आगे कहता है ये तो सिर्फ आपकी फैमिली के कारण, और ख़ास करके आपकी बेटी, उसने सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। और वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि टारिया को तुमसे बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और चलो अब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, हमें यहाँ पर सर्दियों के लिए कुछ कपड़ों की भी तैयारी करनी है। और आगे हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर वहाँ पर लकड़ी काट रहा और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नक्शा था, और यहाँ की सिर्फ जियोग्राफी नहीं लेकिन यूनिक फीचर, और इसमें हर एक गाँव के बारे में भी था, और मुझे वो नक्शा एक्सेप्ट करना होगा, और मैं वापस मोरिम की दुनिया में, मतलब कि मार्शल आर्ट की दुनिया में, अपने वो कल्टीवेशन वाली, उसमें बस ऐसे ही स्काई वॉर्ड के ऊपर उड़ने वाली टेक्निक को इस्तेमाल करके नहीं जा सकता। और वो एक जोर से कुल्हाड़ी मारता है और वो लकड़ी टूटकर एक टुकड़ा कहीं जाने लगता है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे दूसरी दिशा में फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर बैठी होती है। मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम कहीं और जाओ। और वो लड़की कहती डार्क क्या तुम एक मर्सिनरी हो? और मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा नाम मू खियांग है। और वो लड़की कहती क्या कहा? ये नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मू या मू क्या बोल रहे हो? और आगे कहता मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे नाम का मतलब क्या है, और तुम ऐसे ही नाम का मजाक मत उड़ाओ। आगे कहते प्लीज़ दूसरों को अपना नाम ऐसे मत बताना, अब से तुम्हारा नाम डार्क है। वो कहती है कि डार्क नाम तुम पर सूट करता है क्योंकि तुम्हारी आंखें भी डार्क है और तुम्हारे बाल भी। वो कहता है कि ठीक है चलो अब से तुम मुझे कुछ भी बुलाओ जो तुम चाहो, और हम भी अब से मेन कैरेक्टर को डार्क ही बुलाएंगे। आगे वो कहता है लेकिन आखिर तुम किस मर्सिनरी की बात कर रही हो, आखिर वो क्या होता है? वो लड़की कहती ओह क्या तुम्हें पता नहीं, वो लोग जो पैसे के लिए लड़ते हैं। तो डार्क कहता है तुम्हारा मतलब कि कातिल? नहीं मैं उन जैसा नहीं हूँ। और वो लड़की कहती तो आखिर तुम क्या हो? डार्क कहता है तो मैं एक अनहोली आर्ट्स के स्कूल का मास्टर हूँ, और अभी के लिए मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती आखिर वो क्या होता है? डार्क कहता है कि वो सब छोड़ो और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आगे वो लड़की कहती तो क्यों ना तुम जाकर मर्सिनरी गिल्ड में एक काम ढूंढो। डार्क कहता है मर्सिनरी गिल्ड? वो कहती कि हाँ वहाँ पर सभी मर्सिनरीज इकट्ठा होते और वो वहाँ पर जानकारी बेचते और कुछ दलालों से काम ढूंढते, और हर एक बड़े गांव में एक मर्सिनरी गिल्ड होती है। डार्क कहता है कि ये किसी बॉडीगार्ड के जैसा और जानकारी ढूंढना, और मुझे अपनी मुरीम की दुनिया में वापस जाने के लिए जानकारी की ज़रूरत है। और आगे कहता है आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो लड़की कहती कि मेरा बड़ा भाई ऐसे ही मर्सिनरी बनने के लिए भाग गया था और पिताजी ने उसको पकड़कर वापस वो घसीटते हुए लेकर आए। डार्क कहता है कि हाँ मैं सोच सकता हूँ आखिर वो कैसा रहा होगा। और आगे हम वापस उसी राजमहल का सीन जहाँ पर कि वो राजा खड़ा होता है और कोई आदमी आता है। राजा कहता है कि वेलकम कैप्टन रोंगार्ट। और हम देखते हैं कि सामने एक आदमी आता है और वो कहता है कि प्लीज़ योर मेजेस्टी अब आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। राजा कहता है आखिर मैं चिंता कैसे ना करूँ, हमें हमारे पहले से 200 से भी ज़्यादा नौकरानियाँ वहाँ पर उस कॉरेट की डिमांड पर वहाँ पर भेजनी पड़ रही और मेरे लोग, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। आगे वो आदमी कहता है कि हम अपनी बस पूरी कोशिश ही कर सकते हैं हमारी मिलिट्री को बढ़ाने की और उस कॉरेट के बराबर करने की। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे इन छोटी चीज़ों के बारे में तो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। आगे वो राजा कहता है छोटी चीज़ है नहीं चलेगा, और क्या वो नौकरानियाँ तैयार है? वो नाइट कहता है कि हाँ योर मेजेस्टी, और हम उन्हें 1 हफ्ते के बाद यहाँ से कोरिंथ तक भेज देंगे। राजा कहता है कि उन्हें अच्छे से गार्ड करना और उन कोरिंथ के लोगों को किसी भी तरह की ट्रिक्स मत खेलने देना उनके साथ, और हम वो 10 साल पहले का हमारे साथ हुआ धोखा नहीं भूल सकते। उन लोगों ने नौकरानियों को किडनैप कर लिया था और बाद में और मांगी थी। आगे वो सामने खड़ा सिपाही कहता है कि मैं अपने साथ में 100 से भी ज़्यादा लोगों को लेकर जाऊँगा और उन्हें सुरक्षित वहाँ पर लेकर जाऊँगा, और इसके बारे में चिंता मत कीजिए योर मेजेस्टी। और तभी वहाँ पर एक कुछ धमाके की आवाज़ आती है और वो राजा कहता है क्या ये लॉर्ड टोजिर थे? वो कहते कि हाँ लगता है कि क्या वो इस बार सक्सेसफुल हुए होंगे। तो हम देखते कि वही आदमी आता है जिसने कि काले कपड़े पहने थे। वो कहता है कि नहीं मैं इस बार भी फेल हुआ। और राजा कहता है कि ये 5वीं बार है ऑलरेडी, और क्या वो एनफिरोस के जनरल से तुम्हारी कुछ मदद नहीं हुई? वो कहता है कि उस जनरल में पुराने किसी भी समय का रिकॉर्ड नहीं, उसमें बस अभी अभी नई नई रिसर्च है और हमें बस थियरी के बारे में ही सब कुछ पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट का। और लेकिन कुछ भी हो जनरल में ऑलरेडी ये लिखा है कि उसमें 90% थियरी कंप्लीट हो चुकी है, और उस महान जादूगर ने इस तरह से कुछ भी फालतू चीज़ नहीं कही होगी, और इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बचा कुचा 10% भी पूरा करने की, और लेकिन ये कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा और समय लगेगा महाराज। और राजा कहता है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, और अगर इससे मेरे लोग भविष्य में अच्छे से जी सकते तो हाँ मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ। और आगे हम वापस डार्क के वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो उस परिवार का जो मेन उनका पिता होता है वो कहता है कि हम पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा करीबी बन चुके हैं और तुम्हें जाते हुए देखना में बुरा लग रहा है।
और आगे डार्क कहता है कि पिछले 2 सालों तक आपके घर पर बोझ बनकर रहने के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो आदमी कहता है कि आखिर तुम हमारे लिए बोझ नहीं थे और तुमने कहा कि तुम हमें अनकंफर्टेबल नहीं बनाना चाहते हो, इसलिए तुम आधे समय तो घर से बाहर ही रहते थे। डार्क कहता है कि नहीं, ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे अपने साथ हर बार गांव में आने दिया और इसीलिए मैं इस दुनिया का कल्चर वगैरह सब कुछ सीख पाया और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और आगे वहाँ पर खड़ा वो लड़का कहता कि पिताजी क्या मैं भी इसके साथ में जा सकता हूँ? तो वो आदमी कहता कि बेटे, लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें सिखाया वो तुम अभी तक समझे नहीं हो, और उसके सिर पर मारने लगते हैं। वो बच्चा कहता है मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, हम जैसे किसानों को मर्सिनरी से बनना चाहिए। और आगे डार्क जब वहाँ से उस कुत्ते को खिलाकर जा रहा होता है, वो लड़की आती है और उसको पकड़ते हुए कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, अगर तुम कुछ और साल रुक जाते तो तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीवी होती। और डार्क चौंक जाता है, वो कहता है कि हाँ, लेकिन हमारे बीच की उम्र का गैप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिताजी मुझे पीट कर मुझे मार डाले। और आगे कहता भले कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे को भविष्य में देखेंगे वापस, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, और तुम ही तो हो जिसने कि मेरा नाम रखा है। और आगे जब वो वहाँ से जा रहा होता है, उस लड़का वो कहता है कि डार्क मुझे भी अपने साथ में लेकर चलो। डार्क कहता है कि नहीं, तुम अपने पिताजी से मार खाने के बाद ये उनसे बात कर लेना। और इसी के साथ डार्क वहाँ से निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि डार्क जब जा रहा होता है, पीछे से वो लोग अलविदा किए जा रहे होते और डार्क अपने मोरिम की दुनिया के हिसाब से अलविदा कहता है। शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते जहाँ पर कि डार्क बैठा बैठा कुछ पका रहा होता है और तभी हमें कुछ जानवरों की आंखें दिखती है। डार्क वहाँ पर खा रहा होता है और तभी उसको कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है और डार्क इधर पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है यार। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेयरवुल्फ होता है जो कि डार्क को देखकर उसकी तरफ कूदता है और उस पर हमला करता है, लेकिन डार्क तभी वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है और वह अचानक से पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि डार्क के हाथ में जो खाने की चीज़ होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे वो वेयरवुल्फ डार्क को काटने ही भागता है, लेकिन डार्क उसे डॉज करते हुए कहता है कि इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है और अब मैं समझ गया कि इस दुनिया के लोग यहाँ पर पहाड़ पे आना अवॉइड क्यों करते हैं रात को। और डार्क अपने हाथ से एक स्लैश मारता है और उस वेयरवुल्फ के टुकड़े होकर वापस ठीक भी हो जाता है। डार्क सोचता है कि क्या इस दुनिया में सभी राक्षसों का रीजनरेशन इतना ज़्यादा तेज़ है। आगे वो कहता है तो आखिर ये कैसा रहेगा, और अपने हाथ से एक पंजा बनाकर उस वुल्फ को मारता है और वो वुल्फ को पंजा लग के वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और उसके पीछे की जितनी भी जगह होती है वो भी तबाह हो जाती है और सारे भेड़िए वो देखते रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो वुल्फ गुर्राता है और डार्क मन में सोचता है कि तो इसके अंदर अभी भी इतनी ज़ोर से चिल्लाने की ताकत है और हमारे दुनिया के स्कूल ऑफ ब्लड आर्ट्स वो लोग सच में तुम्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते और वो तुमसे एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक कठपुतली बनाते। और हम देखते कि वो वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता और सभी भेड़िए भी वहाँ से भाग जाते। और डार्क कहता कि ओए अगर तुम इसी तरह से भागने वाले थे तो तुमने हमला ही क्यों किया, तुम्हारी वजह से मैंने अपना खाना भी गिरा दिया। और हम देखते कि वो बाद में एक भेड़िए को मार कर पका रहा होता है और हम वापस राजा के महल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई आता है और कहता है यो मेजेस्टी। राजा कहता है तो आखिर इस समय आप यहाँ पर क्यों आए हो लॉर्ड टोजिर। सामने वाला वो टोजिर कहता है कि मुझे बस एक बहुत ज़्यादा अभी खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिली है। राजा कहता है इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि हमें एक ड्रैगन का दिल मिलने का मौका मिल चुका है। और वो राजा कहता है कि ड्रैगन का दिल, ज़रा मुझे डिटेल में बताओ। सामने वाला टोजिर कहता है कि एक ड्रैगन का दिल जिसको कि ड्रोवा के ग्रेट टेम्पल के अंदर रखा जा रहा था, वो भी कोरिंथ के अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रोवा का एम्पायर वो अभी कुछ समय के लिए उनसे वो दिल लेने वाला है और हमें किसी भी कीमत पर उस दिल को चुराना होगा। वो राजा कहता है ड्रैगन का दिल ये सच में एकदम प्योर माना के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्या तुम्हें लगता है कि इस बार उनकी सुरक्षा इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी कि हम लोग उन्हें तोड़ सके। तो सामने वाला आदमी कहता है कि हाँ सही कहा, और इस बार उनकी सिक्योरिटी सच में कमज़ोर होगी। कोरिंथ का एम्पायर ये यकीन करता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उनके आर्टिफैक्ट पर अपना हाथ डाले। वो राजा कहता तो इस बार उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुम इतनी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हो। तो सामने वाला आदमी कहता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के अनुसार उनके पास बस 50 नाइट्स है और वो भी बस एक ही आइटम को गाइड कर रहे हैं और एक ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट के पास कोई टाइटन भी नहीं है। और राजा कहता है ग्रेजुएट बिना टाइटन के, और एक ग्रेजुएट और टाइटन क्या हुए तुम्हें अगले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। आगे वो राजा कहता है ये चांस कहीं उन्होंने जानबूझकर तो ये जानकारी बाहर लीक नहीं किया ना। तो सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं, बिना किसी शक के ये जानकारी बिल्कुल असली है। और वो राजा कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। आगे हम वापस मेन कैरेक्टर को देखते हैं। डार्क वहाँ से कहीं पर जा रहा होता है और मन में सोचता है कि इस जगह के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन है हमारी मोरिम की दुनिया से, और मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग टेक्निक, सांस लेने की टेक्निक्स वगैरह की है जब तक कि मुझे उनसे कंटाला नहीं आ गया। लेकिन मुझे कभी भी
इस किसी भी जंगल की इतनी ज़्यादा ताकतवर महसूस नहीं हुई और मैंने बस अपने थोड़ी सी की इस्तेमाल की और वो तुरंत रिचार्ज भी हो गई। और इस दुनिया के अंदर किसी भी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान रहता। और वो मन में सोचा कि आखिर मैं जानना चाहूँगा किस तरह के मार्शल आर्ट के मास्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे। तभी उसको आवाज़ आती है रुक जाओ, और वो सामने देखता है तो एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है ओए आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो डार्क कहता है कि मैं वोलुकेंसी में जा रहा हूँ। सामने वाली लड़की कहती है कि यहाँ से जाने के लिए 10 सिल्वर तुम्हें टोल के रूप में देने होंगे। डार्क कहता है हाँ ऐसी बात है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे पास जो कपड़े वो भी 7 सिल्वर के ही है। आगे वो लड़की कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से तैर कर जा सकते हो। डार्क कहता है कि हाँ क्या मजाक है, और आगे उस लड़की के पास में जाते हुए कहता है कि हाँ तैर कर जाने की बात। और वो लड़की एक तलवार निकाल कर डार्क पर हमला करती है। डार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की चिल्लाती है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। डार्क उसका गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है कि आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा है? वो लड़की कहती मेरे पास कोई पैसा नहीं, इसलिए तो मैं दूसरों को लूट रही हूँ। डार्क कहता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है? मैं नहीं मानता। और आगे वो लड़की कहती 1 मिनट रुको, आखिर तुम क्या करने वाले हो? और डार्क अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और वो चिल्लाने लगती है। डार्क कहता है कि चलो अब शोर मचाना बंद भी करो और चुप हो जाओ। और कि डार्क के सामने वो लड़की होती है और डार्क ने उसके सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और सिर्फ बेसिक कपड़े रखे होते हैं। आगे उसकी तलवार जूते वगैरह सब कुछ लेते हुए मन में सोचता है कि मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये सारी चीज़ें मैं कितने में बेच सकता हूँ। और आगे वो सोचता है कि चलो ये तलवार मैं खुद के लिए रख देता हूँ। और वो लड़की मन में सोचती कि आखिर ये इंसान है क्या और मैं इसके सामने कुछ नहीं कर पाई। और वो कहती एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो? डार्क कहता है कि जाने के लिए तुम्हें 10 सिल्वर देना होगा। वो लड़की कहते सॉरी। और वो मन में सोचती कि तुमने अभी अभी मुझसे सब कुछ चुरा लिया, तुम शैतान कहीं के। और डार्क कहता क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और उसकी रस्सी को पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें तैर कर जाना होगा, है ना? और वो लड़की डार्क की तरफ देखती है और डार्क उसको नदी में फेंक देता है। और वो लड़की उस नदी से बाहर आते हुए कहती मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इसी तरह से वो कहते जा रही होती है और वो तैरते तैरते पीछे तक चली जाती है। आगे डार्क उसको अलविदा कहता है और हम वोलुकेंसी सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक इन मतलब जहाँ पर कि खाने पीने का सब कुछ होता है। डार्क वहाँ पर शराब पी रहा होता है और कहता है कि मुझे खाने का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की अल्कोहल और बियर एकदम बहुत मस्त है। और उसको किसी की आवाज़ आती है कि कोई कहता है कि फैल्क्यून क्या हमें सच में उस जगह से जाना होगा ताकि हम शहन तक जा सके। और कुछ लोग एक टेबल पर बैठे बैठे बात कर रहे होते और एक आदमी कहता है कि मेडिया लगता है कि वो उस जगह से पहले गई नहीं है और वहाँ से जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो जाएगा। और एक और औरत कहती लेकिन वहाँ पर एक ड्रैगन का घोंसला है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल ड्रैगन है। और आगे वो सभी लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं और डार्क उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी एक लड़की वो सब देखकर हंस रही होती है और एक जो नाइट जैसा दिखता है सिल्वर और एक गोल्डन बालों वाला आदमी कहता है कि चलो अब यहाँ पर बहस करना बंद करते और थोड़ी और शराब पीते। एक आदमी कहता है ओए रेविन, क्या तुमने कभी पहले ड्रैगन देखा है? वो कहता नहीं। डार्क वो सब सोचते हुए उनकी तरफ आते हुए कहता आखिर ड्रैगन क्या है? और चलो शहन कैपिटल के अंदर है ना, तो मुझे भी वहीं पर जाना है और मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी और चाहिए। और आगे वो उन लोगों से कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोग शहन जा रहे हो? और एक आदमी कहता है कि हाँ, और आखिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? डार्क कहता है कि मैं भी शहन की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहली बार है और मैं आप लोगों से पूछना चाहता था कि क्या मैं आप लोगों के साथ में जा सकता हूँ उस जर्नी पर। और वो आदमी पहले अपने टीममेट की तरफ देखता है और फिर सोचते हुए कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है उस जो तलवार तुम्हारे पास है उसके होते हुए। और क्या तुम एक मॉन्स्टर से उस तलवार से लड़ने वाले हो? और वो कहता है कि ये एक सेबर की ब्लेड है और ये एक राक्षस की चमड़ी को भी पार नहीं कर पाएगी, और अगर कोई ड्रैगन जैसी चीज़ आ गई तो भूल ही जाओ। और ये हथियार बस कुछ औरतों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। और आगे कहता है क्या ये सच में तुम्हारा हथियार है भी? डार्क कहता है कि इसको देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी है और ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे डार्क कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जर्नी में तुम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगा, और लेकिन अब जब तुमने कहा है तो क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? और वो आदमी अपनी तलवार निकाल कर डार्क को देता है। डार्क उस तलवार को उसकी मयान से निकालता है और एकदम से वो देखकर चौंक जाता है और उस तलवार को नीचे फेंक देता है। वो कहता है ये आखिर ये क्या? वो आदमी कहता है कि हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो और तुमने देखकर ही इस तलवार के ऊपर रहा मंत्र समझ में आ गया। डार्क कहता है 1 मिनट, आखिर ये मंत्र वाली तलवार क्या है? मतलब कि स्पेल स्वॉर्ड? आगे वो आदमी कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता आखिर एक स्पेल स्वॉर्ड क्या है? डार्क कहता है कि नहीं, मैं अभी तक बाहर किसी गांव में रहा हूँ, तो क्या आप मुझे ठीक से समझा सकते हो? वो आदमी कहता है कि आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी तलवार है जो जादू का इस्तेमाल कर सकती है। और वो कहता है कि इसके अंदर अलग अलग मंत्र को तुम लगा सकते हो और नॉर्मली इससे बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन
ये इस तलवार के ऊपर रहना, एक जादू तुम्हारी तलवार पर रहना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। डार्क मन में सोचता है जादू, मैंने जो सुना है यहाँ पर टारिया से, तो इसका मतलब कि जब टारिया मुझे ये जादू के बारे में बता रही थी तो मुझे ये उन ब्लड आर्ट्स वालों का कुछ मौत का रिचुअल लग रहा था। वो कहता है तो आखिर ये माना क्या है? वो लोग कहते क्या तुम्हें सच में माना का भी नहीं पता है? और क्या तुम्हें इस दुनिया के फाउंडेशन का भी नहीं पता है इसका मतलब क्या? डार्क कहता लगता है कि ये यहाँ की कॉमन नॉलेज है। और दूसरा आदमी कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आगे डार्क मन में सोचता है कि मैं एक बेवकूफ़ लगूंगा लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं यहाँ से गाँव में रह रहा था अब तक, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो आदमी कहता है कि आखिर तुम कौन से गाँव में रह रहे थे? वो कहता है कि मैं ट्रेबार्क माउंटेन के वहाँ पर रहता था। वो आदमी कहता है ओह वो ऐसी जगह पर रहता था, तो कोई शक नहीं कि इसे इसके बारे में पता नहीं है। और वो कहता है गैस्टोन तुम उसे समझाओ। हम देखते हैं कि वो गैस्टोन नाम का आदमी उसे बताता है कि माना इस दुनिया की एनर्जी का एकमात्र सोर्स है जिससे कि ये दुनिया चलती है, और हर जिंदा चीज़ के अंदर एक माना होता ही है, थोड़ा या फिर ज़्यादा। और वॉरियर्स वगैरह अपने शरीर में हो सके उतना माना रखते हैं, और जादूगर वगैरह अपनी बॉडी को एक मीडियम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आसपास से माना इकट्ठा करके एक मंत्र पढ़कर धमाका वगैरह करना। लेकिन नॉर्मल इंसान को भी जिंदा रहने के लिए माना की ज़रूरत पड़ती है, और अगर तुम ऐसे ही सारा माना अगर इस्तेमाल कर दो तो नॉर्मल इंसान मर सकते हैं। और ये स्पेल स्वॉर्ड, ये मतलब जादू वाली तलवार, इससे हम जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल इंसान इस्तेमाल करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा माना ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डार्क कहते हैं तो इस दुनिया में की को माना कहा जाता है, और अब मैं समझ गया कि आखिर जब मैंने उस तलवार को अपने हाथ में लिया तो उसने मेरे अंदर से थोड़ी की कैसे खींच ली। और वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। आगे वो कहता है लेकिन ये तलवार इसके साइज़ के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हल्की है। और सामने बैठा आदमी कहता है कि हाँ इसके अंदर एक ऑटोमेटिक स्पेल है जिससे कि ये इस्तेमाल करने वाले की ताकत के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और आगे वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैनुअल स्पेल्स है, और इसे पकड़ो और इसे पकड़ कर कहो फायर ब्लेड। हम देखते हैं कि डार्क उस तलवार को उठाता है और कहता है फायर ब्लेड, और उस तलवार के आसपास में बहुत ज़्यादा एक लाल कलर की एनर्जी आ जाती है। वो कहता है कि वाह अमेजिंग, इससे इतनी कम की मेरे अंदर से गई और इतने अच्छे खतरनाक इफेक्ट्स आ गए, इसमें सोलर आर्ट को मास्टर हो गया ये तो आराम से। और वो कहता है कि क्या इसके अंदर और भी कोई स्पेल्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वो आदमी कहता है कि हाँ अगर तुम फोर्स शील्ड कहोगे तो तुम तीर वगैरह को रोक सकते हो, और ये कोई ज़्यादा महंगी तलवार तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। और तभी एक तीर डार्क की तरफ आ रहा होता है और डार्क कहता है कि फोर्स शील्ड, और तभी एक शील्ड बनती है और वो तीर टूट जाता है, और वो सभी लोग वो देखते हैं। तीर चला होता है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। और डार्क कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और क्या इसके पास कोई हमला करने वाला मैजिक भी है इस तलवार के अंदर? तो वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ तुम्हारी तलवार को टारगेट की तरफ पॉइंट करो और कहो कि फायर बॉल। और डार्क अपनी तलवार को एक तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि फायर बॉल, और एक बहुत खतरनाक सा फायर बॉल वहाँ से उड़ता हुआ जाता है, और सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। और वो फायर बॉल उड़ता हुआ उस बंदे की तरफ जाता है जिसने कि तीर चलाया होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ से एक इंसान एकदम से नीचे कूद कर जाने लगता है, और उसके पैर पर चोट भी लग गई होती है नीचे गिरने के कारण। डार्क मन में सोचता है कि वाह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये एक ऐसी तलवार जो कि मेरी उस मुरीम की दुनिया, मतलब कि वो मार्शल आर्ट वाली दुनिया, उस दुनिया में एक भगवान की दी हुई तलवार के गिफ्ट के रूप में गिनी जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आम हथियार है यार। और वो लोग कहते हैं कि वो लोग भाग रहे, और हम देखते हैं दूसरे लोग कहते हैं 1 मिनट वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक आदमी होता है वो कहता है कि फैल्कॉन, और मुझे पता नहीं कि आखिर क्योंकि मैं वॉरियर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से तलवार में ऐसी बड़ी सी फायरबॉल निकालने के लिए कितना माना इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फैल्कॉन कहता है कि मैंने कभी भी इस तरह की इतनी बड़ी फायरबॉल को शूट ही नहीं किया आज तक। और तभी एक लड़की उसकी तरफ आती है डार्क की तरफ और कहती कि इंटरेस्टिंग, और मेरा नाम मिनेरा रोयंस है और मैं इस भगवान की एक नौकर हूँ। और डार्क कहता है कि मैं डार्क हूँ। मिनेरिया कहती है कि ग्रेट डार्क, और वो तीर का निशाना तुम ही थे नहीं? डार्क कहता है कि वेल मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं इतने समय तक एक बहुत ही ज़्यादा दूर जंगली इलाके में रहा था, तो मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा किसी को गुस्सा दिलाया हो जिससे कि ये हुआ हो। वो याद कर रहा था कि उसने उस लड़की के वो पानी में फेंक दिया था उसको। और वो आगे वो मिनेरिया कहती है कि तो अगर क्या इसका मतलब वो तीर माइकल की तरफ था? तो वो पीले बाल वाला माइकल कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो और तो मिनेरिया कहती है कि अगर हम डार्क को इग्नोर करें तो वो तीर सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब टारगेट तुम ही होंगे ना? नहीं? तो माइकल कहता है कि नहीं, ऐसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे जो कि मुझे मारना चाहेंगे। तो दूसरा एक आदमी कहता है तो अगर ऐसी बात है तो जो आदमी तुम्हें तीर चला रहा था उसके पैर पर लगी तो वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और दूसरा आदमी कहता है कि हमें उसको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर थीव गिल्ड मतलब कि चोरों की गिल्ड से होगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो कहती है कि बॉस आपके ऑर्डर्स। तो उनका जो बॉस होता है वो कहता है कि रेविन वो सही बोल रहा है और चलो अभी के लिए तो हमें यहाँ से चलना चाहिए।
तो वो लड़की कहती हाँ, अगर रेविन सही बोल रहा है तो आखिर हमें उसका पीछा क्यों करना चाहिए। तो वो माइकल कहता है कि हम लोग पीछा नहीं कर रहे, हमें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए शाहिन से, और तुम्हें अभी भी इस सब चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस बहुत कम है ना। तो लड़की कहती है एक मिनट, और मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। माइकल कहता है कि अगर वो बंदा थीव्स गिल्ड मतलब कि चोरों की गिल्ड से होता तो ये जिस जगह पर हम रुक रहे वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और हम लोग सो रहे होंगे तब भी हम पर हमला हो सकता है, और ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा कि हम बाहर जाकर जंगल के अंदर कैंपिंग करें जब कोई एक जना हमारी रखवाली कर रहा हो। और वो उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, और सभी लोग अभी जाने के लिए तैयार हो जाओ, और हाँ ये पक्का कर लो कि तुम्हारे पास सबके पास हथियार हो। आगे हम देखते कि वो सभी लोग घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते, और वो बर्फ़ वाली जगह लग रही होती है या फिर कोहरे वाली, पता नहीं चल रहा ठीक से। तो वो सभी लोग एक दूसरे से बातें किए जा रहे होते और आगे चलते जा रहे होते। और डार्क कहता है कि गैस्टन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये पता नहीं है कि आखिर एक तलवार को कैसे इस्तेमाल करते, क्योंकि तुम एक जादूगर हो, विजार्ड, तो आखिर तुम्हारे पास भी ये इतने सारे हथियार क्यों है। तो वो कहता है कि वेल ऐसा इसलिए ताकि मैं ये फैक्ट छुपा सकूं कि मैं एक जादूगर हूं, और किसी भी लड़ाई में जादूगर सबसे पहले टारगेट बनते हैं। डार्क कहता है कि ओह ऐसी बात है। आगे उनका लीडर कहता है ओए डार्क, तुमने कहा कि तुम 25 साल के हो, तो तुम तो है ना जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा छोटे हो यार, और तुम कुछ जिमी और रेविन के ही उम्र के आसपास के लग रहे हो। डार्क कहता है कि हाँ ये बात मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ। और आगे वो मन में सोचा कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं 70 साल से भी ज़्यादा कहूँ तो क्या तुम मुझे एक एडल्ट की तरह बोलोगे क्या, और मुझे तुम लोग एक पागल बास्टार्ड की तरह ट्रीट करोगे। हाँ, और वो कैप्टन जाते हो कहता है कि लगता है कि ये मॉन्स्टर हंटिंग इस माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं, और ये पहली बार जब मैंने देखा है कि एक नया नया इंसान वो एक घोड़ा खरीद रहा है सीधा सीधा, और उसके पास भी इतना पैसा आ गया। और जब वो सामने देखता है तो बहुत सारे नाइट्स जा रहे होते और वो पूरी तरह से मतलब आर्मर वगैरह में होते, और वो कहता है कि ठीक है चलो इनको इग्नोर करो। और डार्क उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक मिनट, उसका आउटफिट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और एक आदमी कहता है कि ये बैरन एंड्रे है, और उसका बेटा वो दोनों ग्रेजुएट्स है। तो डार्क कहता है एक मिनट, और आखिर ग्रेजुएट्स क्या है। तो माइकल कहता है कि एक मिनट, ग्रेजुएट मतलब कि वो इंसान जिसने कि मैना का फ्लो को अच्छे से कंट्रोल और मास्टर कर लिया हो, और यहाँ तक कि कॉरिन जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर एम्पायर है उसमें भी 1000 से कम ग्रेजुएट है, और हमारा ये छोटा देश जैसे कि ट्रोविया उसके अंदर कुछ 34 ही है। और डार्क कहता है एक मिनट, और ग्रेजुएट क्या इतना महान है क्या। तो माइकल कहता है कि हाँ, और अभी ये जो 50 नाइट जा रहे उनमें बैरन एंड्रे वो सिर्फ अकेला ग्रेजुएट है, और वो एक ग्रेजुएट अकेला इन बाकी 49 नाइट्स को एक इंस्टेंट मतलब एक पल में मार सकता है, समझ गए। और उनका कैप्टन कहता है कि ठीक है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और डार्क मन में सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं समझा यार, और वो पीछे देखकर उस ग्रेजुएट को देख रहा होता है और मन में सोचता है कि वो 3rd रेट वॉरियर, वो मेरे सुबह के मॉर्निंग के वार्म अप के भी काम ना आए, तो आखिर ये इसके बारे में इतना भी क्या महान है। और आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि आग पर खाना जल रहा होता है और सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और 2 लोग वहाँ पर माइकल और उनका कैप्टन वहाँ पर दूर खड़े होते हैं। और माइकल कहता है कि अगर वो बंदा सच में चोरों की गिल्ड से है तो इसका मतलब कि वो लोग हमें यहाँ पर अम्बुश करेंगे नहीं। कैप्टन कहता है कि हाँ, हम लोग अभी शहर से बहुत ज़्यादा दूर है और वो लोगों के लिए थोड़ा हम पर हमला करना मुश्किल होगा, और अगर वो लोग आज हम पर हमला करेंगे तो कल सुबह से लेकर हमें मेन रोड से जाना चाहिए, और जहाँ पर कि हमें मॉन्स्टर दिखने लगेंगे। और आगे कोई कहता है कि ओए फैल्कॉन और माइकल दोनों जाकर यहाँ पर आकर खाना खा लो। और हम देखते हैं कि कोई एल्फ होती है जो कि बहुत ज़्यादा दूर सुन रही होती है, और वो कहती तो वो इंसान है ना जिसके बारे में कि तुम बात कर रही थी। और हम देखते हैं कि नीचे वही लड़की होती है जिसको कि डार्क ने पहले नदी में फेंक दिया होता है, और ये एल्फ कहती है तो आखिर वो कैसा दिखता है। तो वो लड़की कहती है कि उसके लंबे काले बाल है और वो कुछ 20 के साल के आसपास लग रहा है, और हाँ उसके कुछ नॉर्मल ट्रेवलर के कपड़े हैं और कोई आर्मर नहीं है उसके पास। तो वो एल्फ अपनी आंखों से, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो देखती है और कहती है कि दूरी कुछ 500 मीटर है और ये ज़रूर वही इंसान है। और हम देखते हैं कि डार्क उसकी भी नज़रें उस एल्फ से मिल जाती है, और वो एल्फ कहती है एक मिनट, और क्या अभी अभी हमारी आंखें मिली या फिर मैं ऐसे कुछ भी सोच रही हूँ। और नीचे वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ। तो एल्फ कहती है नहीं कुछ नहीं, और तो उस आदमी की स्किल सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होनी चाहिए नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं उसकी तलवारबाजी के बारे में, लेकिन उसकी क्लोज कॉम्बैट की स्किल है और मैं उसके सामने कुछ कर ही नहीं पाई थी। और वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, और लगता है कि वो मैजिक में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसने एकदम अच्छे से मेरे तीर को है ना मैजिक शील्ड से ब्लॉक किया, और पता नहीं कहाँ से एक फायर बॉल मुझ पर फेंक दी। तो वो एल्फ कहती है कि एक फायर बॉल, इंटरेस्टिंग। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे होते हैं और माइकल भी वहाँ पर बैठा बैठा सो रहा होता है, और इसी के साथ में एक वो जो जादूगर होता है वो आग के पास बैठा होता है और कहता है कि डार्क क्यों ना तुम यहाँ पर पास में आ जाओ और हम लोग आग के पास बैठे। तो डार्क वहाँ पर बैठा हुआ ध्यान लगा रहा होता है, और वो जादूगर मन में सोचता है कि क्या उसको ऐसे नींद आ गई क्या, और मुझे सच में उसकी बिल्कुल ही आदत नहीं पड़ती, कुछ समझ ही नहीं पाता भले मैं उसको कितना भी देख लूँ। और हम देखते कि डार्क ध्यान से सुन रहा होता है और एक तीर उसकी तरफ आ रहा होता है पीछे से। डार्क अपनी तलवार निकालता है और उस तीर के 2 टुकड़े कर देता है,
और हम देखते हैं कि उस तीर पर भी कुछ जादू के मंत्र होते हैं और एकदम से एक धमाका होता है आग वाला, और वो कैप्टन और सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं और डार्क के कपड़े फट जाते हैं और दूर जाकर गिरता है। और वो लोग झाँकते हुए कहते हैं, अरे नहीं डार्क और विजार्ड, ध्यान से सभी लोग इधर एक इकट्ठा हो जाओ। और वो लोग कहते हैं कि डार्क प्रीस्टेस जल्दी तुम उसको हील करो। और वो प्रीस्टेस जो होती है वो कहते हैं कि प्लीज़ ठीक है रहिए, और वो कुछ मंत्र बोलने लगती है और डार्क एकदम से वापस खड़ा हो जाता है। और वो जादूगर कहता है, हाँ क्या तुम ठीक हो? डार्क कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। और वो लोग कहते हैं, डार्क अपने आप को ज़्यादा ऐसे जोर मत डालो और हमारी प्रीस्टेस तुम्हें ठीक कर देगी। डार्क कहता है, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ यार, हाँ लेकिन मेरे कपड़े ठीक नहीं है। और वो कहता है, लेकिन क्या उस तीर के ऊपर भी किसी तरह का जादू का मंत्र था क्या? तो वो जादूगर कहता है कि हाँ कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं जो कि उस तीर के डैमेज को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। डार्क कहता है, ओह समझ गया। और एकदम से वो बहुत तेज़ स्पीड से वहाँ से उड़कर जाने लगता है और वो लोग देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे थी? और हम देखते हैं कि वो एल्फ जिसने कि डार्क पर तीर चला होता है, वो कहते हैं कि हाँ ये क्या इतना बड़ा इडियट है, और चलो एक और तीर खाओ। और डार्क पर एक तीर चलाती है। डार्क कहता है, इल्यूजनी राइजिंग स्वॉर्ड आर्ट, और उसका चैप्टर 1 और सेक्शन 4 ऐसा बोलते हुए उसका तीर और वो तलवार टकराती है और वो कहता है कि ब्लॉक हो जाओ। और हम देखते हैं कि एक धमाका होता है और वो एल्फ कहते हैं कि क्या उसको लग गया? और हम देखते हैं कि डार्क एकदम अच्छे से उसके आर पार निकल जाता है और वो एल्फ देखकर डर जाती है और पीछे हटने लगती है। और हम देखते हैं कि डार्क उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वो एल्फ नीचे जाकर गिरने लगती है, और नीचे वही लड़की होती है। डार्क उसको भी देख लेता है और उस पर भी अपने फोर्स से मारता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदा जिसने कि तीर चला होता है वो डार्क पर एक और तीर चलाता है, लेकिन डार्क अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और उस बंदे को भी एकदम उसके पास में आ जाता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा नीचे गिरने लगता है और डार्क कहता है कि हाँ उसने डॉज कर लिया। और हम देखते हैं कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाने जैसा हो चुका होता है। और डार्क कहता है कि ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा काम का लग रहा है, और उसके कपड़े उतार दिए होते हैं जब उसकी आंखें खुलती है तब। वो कहता है कि हाँ, और हम देखते हैं कि डार्क उसकी पैंट को उतार रहा होता है और कहता है, एक मिनट आखिर तुम कर क्या रहे हो? डार्क कहता है कि चलो और इन्हें नीचे उतारो। और वो आदमी कहता है, नहीं नहीं नहीं, और जोर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। और माइकल कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और वहाँ पर हो क्या रहा है? और इसी के बंदे के कपड़े उतार लिए थे और पहन लिए होते। और अब आगे वो कहता है कि तो आखिर तुम्हारा कारण क्या था मुझ पर हमला करने का? तो वो एल्फ और वो लड़की वहाँ पर बैठे होते और वो एल्फ कहती कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? तो डार्क कहता है कि वेल मैंने उसके साथ में कुछ नहीं किया, और वो अपने आप ही बेहोश हो गया। और सच में उसकी मेंटालिटी कितनी ज़्यादा पथेटिक है एक मर्द के रूप में यार। और आगे कहता है, चलो मेरी बात का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर करूंगा कि मैं तुम्हें मार ना दूं। और आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तो लड़की कहती, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए ना, तुम थे जिसने कि हमारे इस चोरों के गिल्ड के एक मेंबर पर हमला किया और तुमने मुझे लूट भी लिया, और ये चोरों की गिल्ड को रिपोर्ट तक नहीं किया, और तुम्हें क्या लगा कि तुम इसके बाद में सुरक्षित रहोगे? हाँ। तो डार्क कहता है कि मुझे शुरू से पता था कि मैं सुरक्षित रहूंगा और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? तो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है। आगे कहता है कि अगर ये इतनी सी बात है तो तुम्हें मारने में मेरे कोई कीमत नहीं है यार। वो लड़की कहती क्या? और आगे वो एल्फ भी कहती कि हाँ कितना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारे में, और क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम हमारे चोरों की गिल्ड से डरते नहीं हो? डार्क कहते कि हाँ राइट राइट, और अगर मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो तुम लोग वापस मेरे पीछे आओगे नहीं? और एकदम से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और वो एल्फ और वो लड़की कहते, एक मिनट आखिर तुम क्या करने वाले हो? डार्क कहता किसे पता, और आखिर मैं क्या करूंगा? और वो लोग कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। और हम देखते हैं उन दोनों के कपड़े वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं और वो कहती है कि बंदर हमसे दूर हटो। और हम देखते हैं कि डार्क ने उनके कपड़े उतार लिए होते, खाली वो अंदर पहनने वाले कपड़े रहे होते। और डार्क कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अगली बार कुछ ज़्यादा कीमती कपड़े पहनने चाहिए, और उनके सारे कपड़े समेट कर ले रहा होता है। और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी बास्टर्ड। डार्क कहता है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हारी अंडरवियर भी ले लूँगा। और वो लड़की चुप हो जाती है। आगे डार्क वहाँ से जाने लगता है और वो कहती कि ये इंसान मैं पक्का उसे मार कर रहूँगी। एल्फ कहती कि चलो रुक जाते हैं। तो दूसरे लड़के के लिए, एक मिनट आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो एल्फ कहती कि वो हद से ज़्यादा ताकतवर है और बदला ये अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हम हैंडल कर सकते। तो दूसरी लड़की कहती लेकिन हमारी प्राइड का क्या? और वो एल्फ मन में सोचती कि हाँ आखिर चोरों की कौन सी इज्जत या प्राइड होती है, और चलो इसे अकेला करो, तुम ये अकेले ही करो। तो वो लड़की अपने नाखून चबा रही होती है। आगे हम देखते कि डार्क उन तीनों के जो घोड़े होते हैं वो भी लेकर आ रहा होता है, और सामने वो सभी लोग होते हैं। हम देखते कि उनका जो कैप्टन होता है वो कहता कि डार्क, और आखिर तुम्हें ये घोड़े कहाँ से मिले? डार्क कहता कि वो लोग कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कि मुझसे दुश्मनी थी, और वो कुछ ज़्यादा ही मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे, तो मैंने इन घोड़ों को चुरा लिया। तो हम देखते कि वहाँ पर एक और आदमी होता है, वो कहता है आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि एक जादू वाला तीर तुम्हारी तरफ आ गया? और डार्क कहता है कि मैं है ना किसी काम से एक शहर में जा रहा था और एक औरत मुझे लूटने की कोशिश कर रही थी। और वो कैप्टन कहता है क्या तुमने इसके बारे में गार्ड्स को रिपोर्ट किया? डार्क कहता नहीं, मैंने उसके पैसे, कपड़े और हथियार ले लिया और फिर उसको पानी में फेंक दिया था। और उसके पीछे वाली लड़की हंसने लगती है। वो कैप्टन कहता है कि ओह अगर वो चोरों की गिल्ड से है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, और सच में ये कोई ज़्यादा इतनी समझदारी वाली चीज़ नहीं की तुमने। डार्क कहता है कि अगर ये सच में इतना खतरनाक है तो हम लोग अलग हो सकते, और मैं सच में तुम लोगों के लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता।
तो कैप्टन थोड़ा बहुत सोच रहा होता है और तभी उसके कंधे पर वो माइकल हाथ रखता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो। और डार्क ने अभी एक एक्सप्लोजन को अपने सिर पर लिया लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया ना। और ज़रा वो देखो, उसके सिर पर एक स्कार तक नहीं है। आगे वो माइकल कहता है कि भले वो कंट्री साइड मतलब कि जंगलों वाले या गांव वाले इलाके से, लेकिन वो हम सबसे ज़्यादा कैपेबल है और उसको हमारी कोई एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। और वो कैप्टन कहता है कि हाँ सही कहा। और आगे वो माइकल कहता है चलो चलो वापस सो जाते। और वो जादूगर कहता है कि 1 मिनट रुको। माइकल कहता है अब क्या हुआ गेटसन। तो वो जादूगर कहता है कि मुझे बहुत सारे यहाँ पर माना सिग्नेचर महसूस हो रहे और दूसरी तरफ से उस जंगल के वहाँ से, और लगता है कि नाइट्स का एक ग्रुप वहाँ पर जा रहा है इस माना की क्वालिटी से। तो और माइकल कहता है कि नाइट्स कितने सारे। तो वो जादूगर कहता है कि बहुत सारे, मतलब 50 नहीं कुछ 100 के आसपास। और वो कैप्टन कहता है 1 मिनट 100 नाइट्स और इस घंटे में। और जादूगर कहता है कि 1 मिनट वहाँ पर एक लड़ाई हो रही और ये माना के सिग्नेचर धीरे धीरे गायब होते जा रहे। और हम देखते हैं कि जो उनकी वो प्रीस्टेस होती है वो वहाँ से भागने लगती है। और माइकल कहता है कि प्रीस्टेस कहाँ जा रही हो। प्रीस्टेस कहती है कि ये एक नाइट्स के बीच की लड़ाई है और मुझे उनको कुछ ज़्यादा उनको चोटें लगे या नुकसान हो उससे पहले हील करना चाहिए। और माइकल कहता है कि लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता और अगर तुम ऐसे ही वहाँ पर चली जाओगी तो हमें पता नहीं आखिर क्या हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो बिना कुछ सुने वहाँ पर चली जाती है। कैप्टन भी कहता है कि अरे यार चलो। और वो माइकल कुछ गालियाँ दे रहा होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग उस प्रीस्टेस के पीछे भाग रहे होते हैं, डार्क से लेकर बाकी सारे लोग। और डार्क वहाँ पर कुछ नोटिस करता है और वो कहता है कि 1 मिनट और ये लोग इनके जो उन्होंने आर्मर पहना है इसके कारण मेरे साथ में भाग नहीं पा रहे और क्या मुझे वापस उस लड़की को पकड़कर आ जाना चाहिए। तो वो तेज़ी से उस प्रीस्टेस की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से रुक जाता है और प्रीस्टेस के हाथ में कोई एक नाइट होता है जो कि मर चुका होता है। और सभी लोग वहाँ पर आते हैं और एक आदमी कहता है कि आखिर ये कौन से नाइट हुड से है। वो कैप्टन कहता है। तो वो प्रीस्टेस कहते हैं कि ये राखान के नाइट्स है और यहाँ पर जितने भी वो सब मर चुके हैं। जादूगर कहता है आखिर ये किसने किया होगा और एक राखान के नाइट को यहाँ पर ट्रोविया के लैंड में मारना, वो लोग पागल है क्या। और दूसरी वो लड़की कहती है कि शायद ये किसी राक्षस का काम हो। तो दूसरा एक और आदमी कहता है कि 1 मिनट यहाँ पर लेकिन अभी भी लोग लड़ रहे हैं। और दूसरा आदमी कहता है चलो हम जाकर मदद करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक किसी का सिर आकर वहाँ पर गिरता है और जब वो प्रीस्टेस देखती है वो कहती है 1 मिनट ये तो सर एलेक्स सिडमोइन है। और उसको आवाज़ आती है कि 1 मिनट और आखिर तुम कौन हो। और जब वो प्रीस्टेस ऊपर मुड़ती है तो एक बहुत सारे नाइट्स भी होते हैं और एक नाइट उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि प्रीस्टेस सॉरी लेकिन हम किसी भी सबूत और गवाह को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते जिंदा। और वो प्रीस्टेस पर हमला करने वाले होते। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है कि फायर बॉल, और उस नाइट के ऊपर एक फायर बॉल आती है लेकिन वो अपनी तलवार से उसे रोक देता है और वो कहता है 1 मिनट ये जादू था क्या। और उसके सामने वो कैप्टन होता है और हम देखते हैं कि प्रीस्टेस को दूसरी लड़की अपने साथ में ले जाने लगती है। और वो आर्मर वाला आदमी कहता है कि एक स्पेल वाली तलवार, और वो किसी मर्सनरी के साथ में थी क्या। और वो कहता है कि चलो, और हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया। और आगे वो कहता है कि हाँ। और हम देखते हैं कि बीच में जादूगर मंत्र बोलने लगता है और वो कहता है कि एक विजॉर्ड एक जादूगर उसे रोको। और सभी लोग कहते हैं कि हमें गेटसन की रक्षा करनी होगी। और सभी सिपाही वो देखकर चौंक जाते हैं और प्रीस्टेस वो एक बहुत ही ज़्यादा होली मैजिक इस्तेमाल करती है और ऊपर से लाइट आती है उन सबके ऊपर। और वो कैप्टन कहता है कि अरे यार हमें नाइट से लड़ना होगा, आखिर ये कितनी ज़्यादा बेकार बात है ना, लेकिन हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सभी एक दूसरे की तरफ बढ़ते और हम देखते हैं कि उनका कैप्टन एक नाइट से लड़ता है और बाकी सभी माइकल वगैरह सभी लोग लड़ने लगते हैं। और इसी तरह से लड़ाई चले जा रही होती है और हमारा डार्क वो वहाँ पर चुपचाप देख रहा होता है और कहता है कि 1 मिनट मैंने जितनी उम्मीद की थी वो लोग उससे ज़्यादा अच्छा लड़ रहे और शायद मुझे उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा हमला करता है लेकिन नाइट उसको एक लात मारता है और आगे वो कहता है रेविन मेरी मदद करो। और डार्क कहता है क्या मुझे मदद करनी चाहिए। और आगे वो कुछ नोटिस करता है कि 2 नाइट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और एकदम से उस पर जैसे ही वार करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और एक आवाज़ आती है कि लाइटनिंग बोल्ट। और डार्क के पीछे से जो वो जादूगर होता है वो 2 लाइटनिंग बोल्ट निकालता है और उन दोनों सिपाहियों को लगते हैं और वो दोनों सिपाहियों को झटका लगता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। आगे डार्क वो सब देख रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि जल्दी से इस जादूगर को पहले मारो। और वो जादूगर कहता है कि डार्क मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए मुझे। डार्क कहता है कि जादू काफ़ी ज़्यादा काम का है लेकिन प्रोटेक्शन के बिना ये बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। और वो कहता है चलो ये मुझ पर छोड़ दो। और आगे हम देखते हैं कि जादूगर मंत्र बोल रहा था, सिपाही उसकी तरफ बढ़ रहे होते और जैसे ही सिपाही डार्क के पास में आते डार्क बस एक बार तलवार चलाता और दोनों दूर जाकर गिरते और तभी एक आग का गोला आकर वो एक सिपाही को लगता है और वो जादूगर ने एक सिपाही को मार दिया होता है। दूसरा सिपाही डार्क पर जब हमला करने आता है डार्क उसकी भी गर्दन के हाथ पर तलवार कर देता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। और एक सेबर उसने एक आर्मर को तोड़ दिया। सेबर मतलब कि वो पतली सी तलवार जो डार्क के पास है वो लड़कियों वाली। और वो लोग कहते 1 मिनट वो आदमी कहाँ चला गया। और हम देखते कि डार्क एकदम से उनके पीछे आ जाता है और वो लोग कहते आखिर ये कहाँ गया। और डार्क अपनी तलवार चलाता है और उन लोगों के अंदर छेद ही छेद कर डालता है और कुछ सिपाही वो देखकर डर जाते हैं और एक सिपाही चिल्लाता है कि 1 मिनट और ये एक ग्रेजुएट है। और जो वहाँ पर एक और दूसरा नाइट होता है जो कि प्रीस्टेस को मारने वाला होता है वो कहता है कि ग्रेजुएट्स के बीच में भी अलग अलग लोगों के स्किल्स में अलग अलग डिफरेंस होता है
और जैसा कि मेरे और वो एलेक्स, जिसका कि अभी अभी वो सिर वहाँ पर कट के पड़ा था, उसके बीच में वो डिफरेंस था। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार पर ऑरा आने लगता है और वो हमारा डार्क कहता है कि 1 मिनट, तो उसे पता है कि एक तलवार के अंदर की को कैसे डाला जाता है। और सामने वाला ग्रेजुएट एकदम से गायब होता है और डार्क पर हमला करता है और कहता है कि मैंने कभी इसी ऐसे ग्रेजुएट के बारे में नहीं सुना जो कि एक सेबर का इस्तेमाल करता हो। सेबर मतलब कि वही पतली सी तलवार जो कि उसने एक लड़की से चुराई होती है। और डार्क उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और वो ग्रेजुएट मन में सोचता है 1 मिनट, वो मुस्कुराया और वो जैसे ही हमला करता है एक धमाके जैसा होता है। और जब वो अपनी तलवार को वापस देखता है, हम देखते हैं कि उसकी तलवार आधी कट चुकी होती है, एकदम क्लीन। और वहाँ पर धुआं जब हटता है, मतलब कि जो धूल वगैरह, तो हमारा डार्क वहाँ पर एकदम आराम से बाहर आता है और उसकी तलवार जो सामने वाले की होती है एक पेड़ में लग चुकी होती है। और डार्क कहता है कि हाँ, तुम हमारे इस ब्लैक डेथ स्क्वाड के एक फर्स्ट क्लास स्वॉर्डमैन जितने ताकतवर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुएट वाले की चीज़ों के बारे में, तो ये दुनिया बस इतना ही दे सकती है क्या मुझे? और वो आदमी कहता है 1 मिनट, आखिर ये कैसे हो सकता है? और वो ऐसा बोलता ही है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क उसके सिर के ऊपर खड़ा होता है और वो कहता है कि तो तुम्हारे पास बस इतना ही था क्या? और वो आदमी मन में सोचता है कि आखिर क्या बकवास है और मैं उसका वजन बिल्कुल महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और एकदम से उसको बहुत ज़्यादा वजन महसूस होता है और उसको बताया जाता है कि ये हज़ारों का वजन है डिसिप्लिन के लिए। और डार्क का वजन इतना बढ़ जाता है कि वो नीचे वाला आदमी कुचला ही चला जाता है और उसके मतलब कि चीथड़े उड़ जाते हैं और दूसरे लोग देखकर डर जाते हैं सारे। और डार्क पीछे मोड़कर कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ा सा गुनाह किया कि तुमने एक ऐसे महान मास्टर को इतनी कम स्किल होते हुए टारगेट करने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि वो जितने भी सिपाही होते हैं उन सब के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो एक बंदा जो कि उस दूसरे इंसान को मारने की कोशिश कर रहा होता है, डार्क उसको भी काट देता है। और आगे हम देखते हैं कि ये सारा सीन क्लियर होने के बाद में वो लोग कहते हैं कि चलो, और कैप्टन कहता है कि चलो, जिमी के सिवाय सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे। और आगे वो कैप्टन कहता है कि उनके वो ग्रेजुएट के मरने के बाद से जितने भी सिपाही थे उनका सारा जोश ठंडा हो गया और चलो, इसका मतलब कि वही वो कैप्टन था। और वो प्रिस्टेस कहती है कि लेकिन वो इंसान तो ग्रेजुएट था ना, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो माइकल कहता है कि वेल, चलो छोटी मोटी चीज़ों के बारे में भूल जाओ, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग बिना किसी नुकसान के वापस जीत चुके हैं और एक नाइट और ग्रेजुएट के साथ में। और माइकल कहता है कि मैंने सही कहा ना लीडर? लीडर कहता है कि हमारा नसीब अच्छा था और वो लोग, उनको ज़्यादातर चोट लगे हुए थे या थके हुए थे। और डार्क इधर उधर देख रहा होता है और कहीं जाने लगता है। वो लोग कहते हैं हाँ डार्क, कहाँ जा रहे हो? और वो लड़की कहते 1 मिनट, और आखिर वो अचानक से क्यों जा रहा है? और तभी हम देखते हैं कि उनका जो जादूगर होता है वो कहता है 1 मिनट, और आखिर इस माना के साथ क्या प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं कि एकदम से सामने से बहुत सारा माना होता है और वो लोग कहते हैं 1 मिनट, यहाँ पर एक जादूगर भी था। और हम देखते हैं कि एक जादूगर वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। वो प्रिस्टेस कहती है 1 मिनट, यहाँ पर एक और था। और लीडर कहता है कि हमें उसकी वो मंत्र पढ़ने को रोकना होगा। और वो जादूगर अपने मंत्र पढ़ रहा होता है और डार्क उसकी तरफ बढ़े जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि डार्क उसके पास में पहुंचने ही वाला होता है कि वो जादूगर कहता है कि चेन लाइटनिंग। दूसरा जादूगर जो उनकी टीम का होता है वो कहता है कि डार्क, इसको डॉज करो। और हम देखते हैं कि डार्क जमीन पर आता है और वापस कूदते हुए अपनी तलवार सामने ला लेता है। और वो सामने वाला जादूगर कहता है कि हाँ बेवकूफ़। और डार्क कहता है कि अब्जॉर्ब। और हम देखते हैं कि वो जितनी भी वो बिजली होती है वो एकदम से उसकी तलवार में अब्जॉर्ब हो जाती है। और वो आदमी कहता है क्या आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और वो कहता है कि इम्प्रेसिव, और तुमने ये बिजली की पावर को एकदम इतने अच्छे से मैनिपुलेट किया और इससे हमारे वो ग्रेट एम्परर की याद आई लाइटनिंग ब्लेड वाले की। और क्या तुमने कभी भी एक उस बुढ़े के जैसे तुम अवेकनिंग डिवाइन स्टेट में पहुंचे हो? और हम देखते हैं कि एकदम से वो उस जादूगर के पास में आने लगता है और कहता है कि चलो मैं खुद ही ये देख लेता हूँ। और वो जादूगर कहता है कि व्राप। और हम देखते हैं कि वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है अपनी अंगूठी चमकने के साथ ही। और डार्क कहता है 1 मिनट, और क्या ये स्काई वॉकिंग टेक्निक थी क्या? और लेकिन यहाँ पर ऊपर भी नहीं है, नहीं उसकी की तक गायब हो चुकी है, ओरा वगैरह सब कुछ। और आखिर ये मुमकिन भी है ऐसा? और तभी कैप्टन वहाँ पर आता है और कहता है कि डार्क तुम ठीक तो हो ना? और जादूगर भी वहाँ पर आता है और डार्क कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कैप्टन कहता है अमेजिंग, और तुमने उसके बिजली वाले मैजिक को बस तलवार से रोक दिया, और आखिर तुमने कैसे किया? डार्क कहता है कि वो तो मेरी लाइन है, और आखिर इस जादूगर ने वो कैसे किया और वो अचानक से गायब कैसे हो सकता है? भले उसने स्काई वॉकिंग टेक्निक इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर भी इतना ये नामुमकिन है उसके साथ भी। कैप्टन कहता है कि 1 मिनट, वो टेक्निक किसके बारे में बात कर रहा है? और तुम्हारा मतलब कि वो वार्प मैजिक? और डार्क कहता है कि वार्प? तो वो जादूगर कहता है कि हाँ, ये एक ऐसा स्पेल है जो कि इस्तेमाल करने वाले को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है स्पेस से, और ये तुमने पहली बार देखा होगा ना। और उस लेवल का जो विजार्ड होता है वो नॉर्मली अकेले ही काम करते, तो ज़रूर वो इन लोगों का इमरजेंसी में कुछ तैयारी होगी। और डार्क कहता है तो वो तैयार था शुरू से ही, और वो मन में सोचता है कि शायद वो रिंग हो। और हम देखते हैं कि वो जादूगर कहता है कि शायद वो चौथे टेयर का मैजिक हो, और बिना किसी इंचार्टेड आइटम के तुम उतनी जल्दी वो कास्ट नहीं कर सकते। डार्क कहता है ओ मैं समझ गया, तो गास्टोन आखिर क्या तुम वो स्पेल इस्तेमाल कर सकते हो? तो वो गास्टोन कहता है कि नहीं, मैं अभी भी एक टियर 3 का विजार्ड हूँ। आगे वो कहता है लेकिन तुम इस चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, ये अजीब बात है। और आगे वो
डार्क मन में सोचता है कि ये ज़रूर उसी रिचुअल ब्लड आर्ट के रिलेटेड होगा जो कि उन बास्टार्ड ने इस्तेमाल किया था मुझे इस दुनिया में भेजने के लिए। और आगे वो कहता है कि लेकिन मैं इस वार्प मैजिक के साथ में और भी कुछ जानना चाहूँगा इसके बारे में। तो जादूगर कहता है चलो तो शाइन अकेडमी सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक सिखाने वाली फैसिलिटी है जहाँ पर कि रॉयल्टीज़ भी है, और मुझे वहाँ पर एक जन मैं उसको पर्सनली जानता हूँ तो तुम्हारी वो मदद कर सकता है। तो डार्क कहता है चलो चलो हम लोग वैसे भी शाइन जा ही रहे तो ये परफेक्ट है, तो अगर हम लोग जल्द से जल्द वहाँ जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो वह जादूगर कहता है लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें अगर ऐसे चाहेंगे जल्दी तो हमें 1 हफ्ता लगेगा। और तभी कोई चिल्लाता है कि ओए सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कोई घोड़ा गाड़ी जैसी सिर्फ गाड़ी होती है, घोड़े तो दिख नहीं रहे, और उसके अंदर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रही होती है। वो कैप्टन कहता है कि एक लड़की वो एक ऐसी जगह पे। माइकल कहता है कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है यार, और दूसरा आदमी कहता है कितनी प्रीटी है ना। और हम देखते हैं कि डार्क उसको देखकर कुछ नहीं बोल रहा था। जो एक उनकी टीम में एक और लड़की वो कहती है कि वो ज़रूर कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 50 राकन नाइट्स इसको यहाँ से लेकर जा रहे थे, और बच्ची क्या तुम उठ सकती हो। और हम देखते हैं कि वो दूसरा जो जिमी होता है वो कहता है कि क्या होगा कि अगर वो उन नाइट्स का एक हिस्सा हो जिनसे कि हम लोग अभी अभी लड़े हैं। तो कैप्टन कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनके पास ऐसा भी कोई कारण नहीं होगा कि वो इसे इग्नोर करे, क्योंकि इस लड़की ने सब कुछ देख लिया होगा। और हम देखते हैं कि प्रिस्टेस कहती है 1 मिनट, इस लड़की के साथ कुछ गलत है। दूसरी लड़की कहती क्या। और हम देखते हैं कि वो उसके सिर पर हाथ रखती है और कुछ पढ़ने लगती है और कहती है कि 1 मिनट, और ये मेमोरी सील है। और वो जादूगर कहता है कि प्रिस्टेस जरा मुझे देखने दो तो। और वो भी उसके सिर पर हाथ रखते हो कहता है कि 1 मिनट ये, और उसकी जितनी भी मेमोरीज है वो सब एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के स्पेल के साथ सील कर दी गई है, और मैं इसको अपनी स्किल के साथ वापस तोड़ नहीं सकता। और दूसरी लड़की कहती तो आखिर हम क्या करें, और वो उन नाइट्स का भी तो हिस्सा हो सकती है जिनसे हम अभी भी लड़े। माइकल कहता है नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये वो वाला केस लग रहा है। और राकेन नाइट्स वो इस वैगन को गार्ड कर रहे थे, तो दूसरे नाइट्स यहाँ पर इसी जगह को, इस चीज़ को ही टारगेट कर रहे थे, और ज़रूर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और ये उस बच्ची से कुछ रिलेटेड होगी। और जिमी कहता है तो क्या हमें इसे किसी बड़े अथॉरिटी या फिर ऑफिसर को रिपोर्ट करना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है नहीं, ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वो कहता है परेशानी। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, अगर ये सच में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हमें इसमें बीच में फंसाया जा सकता है क्राइम के लिए, और क्योंकि यहाँ पर और कोई गवाह भी नहीं है, और प्लस ये बच्ची अगर ऐसी है, और भले अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बार बार हमारी पूछताछ होती, और आखिर इतनी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह को कैसे सह लेते हम लोग, और आखिर हमें इस बच्ची के साथ क्या करना चाहिए। वो कैप्टन कहता है कि हम इसे ऐसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तो हमें उसके अपने साथ में लेकर चलना चाहिए, और तब तक उसकी रखवाली करनी चाहिए जब तक कि हमें सिचुएशन का पता न चले। तो डार्क कहता है कि 1 मिनट, और क्या हम लोग इसे ऐसे ही बस राकन नाइट्स को देखकर नहीं जा सकते, और अगर ये लड़की राकन नाइट से रिलेटेड है तो ये सही चीज़ होगी ना करने के लिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमें सिचुएशन का पता लगने तक इस बच्ची को अपने साथ में रखने की क्या ही ज़रूरत है। तो कैप्टन कहता है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि तुम्हें ये बच्ची पसंद नहीं है ना। डार्क मन में सोचता है कि मैं तुम बच्चों के साथ भी इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शाहन तक जाना है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं बस ऐसे बैठा रहूँ और बिना कंप्लेन के, ताकि तुम एक बच्ची को अपने साथ में लेकर आओ और हमें और धीमा कर दो। और वो कैप्टन कहता है लेकिन मैंने इसके बारे में पहले नहीं बताया। वो नाइट्स हमसे पक्का इस लड़की के बारे में पूछेंगे, और भले हम उनके सवालों का जवाब देंगे लेकिन फिर भी वो पूछताछ करते रहेंगे। और हम देखते हैं कि एकदम से वो डार्क उस लड़की के पास में आता है और उस लड़की को ऐसे पीछे से पकड़ कर उठा लेता है, और वो कहता है कि मैं इसको ऐसे नहीं ले जा सकता जब कोई देख ना रहा हो, और मैं बस ऐसा कर लूँगा और तुम मुझे उस नाइट्स की लोकेशन बताओ। और उस लड़की को पीछे से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि हम इसको ऐसे लेकर चले जाएंगे ना। तो तभी एक दूसरी औरत आकर उसके पास से उस लड़की को लेती है और कहती है कि आखिर तुम इस छोटी बच्ची के साथ करना क्या चाहते हो यार। और कैप्टन कहता है कि मैं समझ गया कि तुम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो, लेकिन आखिर हम उस जादू का क्या करेंगे। डार्क कहता है जादू। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो जादूगर होता है वो कहता है इस जादू को है ना धरती की याददाश्त कहा जाता है, और ये एक ऐसा जादू है जो कि एक लोकेशन पर क्या हुआ है ना वो पूरी डिटेल में बता देता है। और अगर हम लोग एक इमेजिंग स्पेल के साथ में देखें तो वो लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया। और डार्क कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि भले तुम एकदम चुपचाप यहाँ से चले भी जाओ और लड़की को वहाँ पर छोड़ भी दोगे, तो नाइट्स के जो जादूगर होंगे वो एक स्पेल का इस्तेमाल करेंगे और पता लगा लेंगे क्या हुआ। और वो डार्क मन में सोचता है कि अरे यार इस दुनिया का मैजिक सच में मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। और वो कहता है रुको, और लेकिन अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो वो भी पॉइंटलेस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अगर याद है तो यहाँ पर कोई जादू होगा जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि हम लोग ही यहाँ पर लड़ रहे थे। तो वो जादूगर कहता है वेल वो बात तो सच है, लेकिन माना एक ही जगह पर एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, और इसीलिए हम लोग हर दिन सुबह मैना का मेमोराइजेशन करते हैं। और वो डार्क कुछ भी समझ नहीं पा रहा था हमारी तरह। और वो जादूगर कहता है चलो, और ये कोई अजीब बात नहीं है अगर तुम्हें पता ना हो तो, और मैं इसका करेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊँ तो ये उसी पहले वाले जादू से ही लेना देना है। और ये माना जो कि एक बार के लिए बाहर उठ जाए वो वापस कहीं नहीं मिल सकता, और जैसे जैसे समय जाएगा तो यहाँ का माना कुछ याद नहीं रख पाएगा कि क्या हुआ है, जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो।
और हम देखते हैं कि वो प्रिस्टेस कहती है लेकिन डार्क तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग है, और भले ही तुम बच्ची को वहाँ पर छोड़कर चले जाओ बिना किसी को नोटिस किए, लेकिन ये उससे ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो उसे एक दिन में ढूंढ ना पाए। और हम देखते हैं कि डार्क उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की बिना इमोशन वाली होती है, लेकिन डर कर दूसरी औरत के पीछे छुप जाती है। और वो औरत कहती है कि डार्क अरे ऐसे घूरना बंद करो, और क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता इस बच्ची के लिए। और वो बच्ची ऐसे डार्क को देख रही होती है और डार्क उसको घूरता है तो वो वापस पीछे छुप जाती है, और डार्क गुस्से में पीछे मुड़ता है और कहते हैं और तभी हम वापस कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक वो जादूगर जिसने जो कि अभी गायब होकर वहाँ से भाग गया होता है डार्क के पास से, वो कहता है कि मास्टर मैं सक्सेसफुल रहा। और वो सामने वाला जादूगर जो कि वो डार्क मैजिशियन जैसा लग रहा होता है, वो कहता है कि ओह, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है जैसे कि तुम सक्सेसफुल रहे, लेकिन हुआ क्या। तो वो कहता है कि हमारे सर कार्सोना वो मर चुके हैं, जो कि वो ग्रेजुएट होता है। तो वो जादूगर कहता है कि एक मिनट कार्सोना, तो क्या वो एलेक्स सिडमन वो इतना ज़्यादा स्किल वाला इंसान था क्या। वो जादूगर कहता है कि नहीं, कार्सोना ने सिडमन को बिना किसी मुश्किल के मार दिया था, लेकिन कुछ लोग थे जो कि उनके पीछे आए थे और उन्होंने सर कार्सोना को तुरंत मार दिया, और बाद में वो मेरे पीछे आए और मैं बस बाल बाल बचा था यार। और वो दूसरा जादूगर कहता है चलो, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम थी तो ज़रूर उन लोगों ने एक दूसरे गार्ड्स भी उनके पीछे भेजे थे, तो क्या तुमने कोई सुराग पीछे छोड़े। तो वो जादूगर कहता है कि नहीं, और मैंने कोई सुराग तो पीछे नहीं छोड़े हैं जिसको कि वो लोग सबूत के रूप में इस्तेमाल करें, और हम लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर रहे थे हमारे ओरिजिनल प्लान से भी। तो वो जादूगर कहता है ओ ऐसी बात है, और चलो हमारा ये ऑलमोस्ट प्लान हो ही गया था। और आगे वो कहता है कि चलो और तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया और यहाँ से जा सकते हो। और वो दूसरा आदमी कहता है कि यस मास्टर। आगे जब वो वहाँ से चला जाता है, दूसरा जादूगर मन में सोचता है कि हमने फाइनली अपने बदले के तरफ एक कदम बढ़ा ही लिया, लेकिन हमारे इतने ज़्यादा अच्छे स्किल वाले नाइट्स को एक और ग्रेजुएट को खोना। और आगे ऊपर देखते हुए कहता है कि हे भगवान, और यहाँ के कराटूस के लोग और हमारे उनके जो महान एम्परर है उनको प्लीज़ और मत भुला देना और उनका साथ दीजिएगा। आगे हम शाहन शहर का एक सीन देखते जहाँ पर कि कोई कहता है कि एक मिनट, अब 2 हफ्ते हो चुके, 2 हफ्ते। और वो लड़की कहती है और अब तक, और जब तक हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं गए तुमने एक भी बार इस लड़की का ध्यान नहीं रखा और इसको एक भी बार साथ में नहीं लाए। और वो कहती कि एक लिमिट होती कि आखिर तुम इसको कितना इग्नोर कर सकते हो। और जैसा कि तुम उसके चेहरे को देख रहे थे जब वो पेड़ों की टहनियों से उसके चेहरे पर स्क्रैच आ रहे थे जब वो घोड़े पर थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और क्या तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब ही नहीं हो रहे हो, और आखिर तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे उसने कुछ गलत किया हो। और डार्क कहता है कि गेस्टन, और आखिर अगर हम इसके बिना आते तो हमें कितना समय लगता है यहाँ आने में। गेस्टन कहता है कि हम कुछ 1 हफ्ता, अगर हम लोग जल्दी आते तो। डार्क कहता है कि मैं पर्सनली, मुझे है ना ऐसे फालतू के अपने साथ में बोझ लाने की जरूरत नहीं बच्चों जैसे, जिससे कि मैं धीमा पड़ जाऊं अगर वो मुझे धीमा करते हो। और मैं एग्जैक्टली कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, मैंने बस सिंपली उसको इग्नोर किया और आखिर मुझे नहीं पता चला इसमें प्रॉब्लम क्या। तो दूसरी लड़की इतना गुस्सा हो जाती है कि वो गिलास तोड़ देती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से उनका कैप्टन कहते हैं कि ओए ओए, और डार्क की इस बार गलती थी लेकिन हम लोग फाइनली शाइन तक पहुंच चुके थे, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि आखिर अब तुम क्या करोगे डार्क। और आगे वो कैप्टन कहते हैं कि डार्क, क्या तुम अब खुद से कहीं पर जर्नी पर जाओगे या हमारे साथ। और भले ही इस पार्टी का लीडर हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ में रहो। और वो दूसरी लड़की भी देखकर चौंक जाती है और डार्क कहता है कि साथ में। और वो कैप्टन कहता है कि तुम सरप्राइज हो क्या। और एक ताकतवर साथी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है पार्टी के लिए, और इससे हमारे जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते सभी लोगों के। और ईमानदारी से कहूँ तो जिंदगी से कीमती और कुछ नहीं होता मर्सिनरीज के लिए। आगे वो उस दूसरी लड़की से कहता मैंने सही कहा ना मेडिया। तो मेडिया कहती कि हाँ उसने सही कहा। और तभी वो कहता कि और हाँ उसके सिवाय हमारी प्रिस्टेस मिनेरिया वो भी अभी यहाँ से हमारी पार्टी को छोड़कर जा रही है। और वो प्रिस्टेस कहती कि मैं आप सभी लोगों का अच्छा मूड खराब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और कैप्टन कहता कि क्या सभी लोग रेडी हो। तो वो दूसरी लड़की कहती प्रिस्टेस, और प्रिस्टेस कहती कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और ये मेरा लास्ट एडवेंचर था तो मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। और दूसरी लड़की कहती कि हम भी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आप जल्दी ऊपर प्रमोट हो जाओ। और वो प्रिस्टेस कहती कि थैंक यू मेडिया। और माइकल भी कहता कि मैं जब भी जाऊँगा तो मैं इस कैरेरस के मंदिर में डोनेशन करूँगा बस। और वो प्रिस्टेस कहते कि मैं ये याद रखूँगी माइकल। और हम देखते हैं कि कैप्टन कहता है कि प्रिस्टेस हमारे पीछे वाली लाइन का ध्यान रखती थी अपने होली मैजिक से, लेकिन अब वो चली गई तो हमें तुम्हारी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और डार्क कहता है कि हाँ ऐसी बात है। और वो कहता है चलो, और अभी के लिए तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक वो अकेडमी में जा रहा हूँ गेटसन के साथ में, और उसके बाद में मैं आगे की चीज़ डिसाइड करूँगा। कैप्टन कहता है ऐसी बात है। आगे वो कहता है चलो, और मैं उसे भी एकेडमी में ले जाने वाला था तो चलो ना साथ में चलते हैं उस लड़की के साथ। और आगे कहता चलो, क्या सभी लोगों ने अलविदा कह दिया है तो आखिर तुम लोगों का शेड्यूल कैसा है। तो वो मेडिया कहती है कि मैं गिल्ड में जाने वाली थी और देखना चाहती थी कि कोई जॉब मिलने वाली है कि नहीं। और माइकल कहता है कि मैं एक तलवारबाजी के अरीना में जाने वाला था उन लोगों के साथ में। और हम देखते हैं कि जिमी वहाँ पर रो रहा होता है। और कैप्टन कहता है कि चलो, और सभी लोग पहले चले जाओ और तुम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे वो करो, और बाद में हम लोग वापस मिलेंगे। और सभी लोग अब जा सकते हैं। और आगे हम शाहन अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि
काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक दोस्त था और तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिना मुश्किल से आ गए। तो गेटसन कहता है कि नहीं नहीं, एक कोई दोस्त नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। और तभी आवाज़ आती है, ओह ज़रा देखो तो आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि एक टकला आदमी आता है और कहता है कि गेटसन, और आखिर इस बार तुम मुझसे क्या चुराने आए हो। तो गेटसन कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक दोस्त से मिलने आया था। तो वो टकला आदमी कहता है, ओह ऐसी बात है, तो चलो दो में से एक चीज़, या तो तुम पागल हो गए हो या फिर तुम गेटसन के कोई डुप्लीकेट हो। और गेटसन कहते हैं कि सही कहा, और मैं यहाँ पर बिना किसी चीज़ के ज़रूरत के तो आता ही नहीं तुमसे मिलने। और वो कहता है चलो, और मुझे एक ऐसे जादूगर से मिला जिसको कि वार्प मैजिक के बारे में ज़्यादा पता हो। और वो कहता है कि वार्प मैजिक। और वो कहता है कि गेटसन क्या तुम कुछ ज़्यादा घमंडी नहीं हो रहे हो। और दूसरा आदमी कहता है कि हाँ तुम कुछ ज़्यादा। और आगे वो गेटसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और आगे वो कहता है ये काले बाल वाला मेरा दोस्त है और इसको वार्प मैजिक के बारे में जानना है। तो वो टकला आदमी कहता है कि चलो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और आगे वो कहता है कि ये बच्ची, इसकी भी मेमोरी सील हो चुकी है, क्या तुम वो देख सकते हो सील। तो वो टकला आदमी कहता है कि ओह सील मेमोरी, और ऑफकोर्स तुम ये नहीं कर सकते है ना। गेटसन कहता है क्या तुम्हें सच में ये चीज़ बोलना जरूरी था। और आगे हम देखते हैं कि डार्क एक आदमी के पास में बैठा होता है और उसको ड्राइंग कर बता रहा होता है कि कुछ ऐसा था और उसके बीच में ऐसा कुछ निशान था और बहुत ही ज़्यादा शाइनी एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद में मैं अचानक से कहीं अलग ही जगह पर आ गया। और वो जगह कोई ऐसी थी जो कि एक अलग ही दुनिया जैसी लग रही हो जहाँ पर कि तुम रहते थे, क्या तुम इसको समझा सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि चलो देखते हैं। और वो कहता है एक मिनट, ये तो एक डायमेंशनल। और वो आदमी कहता है कि ये एक डायमेंशनल ट्रेवल मैजिक है। और डार्क कहता है क्या। और वो आदमी कहता है कि ये ज़रूर वही होगा। और डार्क कहता है कि डायमेंशनल क्या होता है। तो वो आदमी कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि समय और स्पेस अलग है और दो अलग ही जगह पैरेलल जो कि एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ऐसी भी एक दुनिया हो सकती है जहाँ पर कि सिर्फ एक ही सूरत और एक ही चांद हो। और डार्क को सुनकर चौंक जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली वीडियोज़ लाता रहता हूँ।